हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IK स्टडीज़ में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की NCERT पढ़ रहे थे पॉलिटी की, और उसमें हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में। उसका पार्ट 1 आ चुका है, अब पार्ट 2 की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट करती क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शन क्या हैं, ठीक है। क्या दोनों हाउस पार्लियामेंट के सिमिलर फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए, लॉ मेकिंग के अलावा भी पार्लियामेंट बहुत सारे दूसरे फंक्शन में इंगेज रहती है, ठीक है। सो फंक्शन पार्लियामेंट के हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है भाई लेजिस्लेटिव फंक्शन। देखिए, पार्लियामेंट आपको पता है कि लॉज बनाती है, लेजिस्लेशन को इनेक्ट करना उसका काम है कंट्री के लिए। और चीफ लॉ मेकिंग बॉडी होने के बावजूद भी जो पार्लियामेंट है वो अक्सर लेजिस्लेशंस को अप्रूव करती है, ठीक है। केवल नहीं करती, जो एक्चुअल टास्क है ड्राफ्टिंग बिल को ड्राफ्ट करने का वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ही क्या करती है, बिल को ड्राफ्ट करती है, ठीक है। वो ड्राफ्ट बनाती है बिल को, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक मिनिस्टर जो है वो उनको सुपरविज़न करते हैं, और उसके बाद वो जब अप्रूव होता है वो लेजिस्लेशन में जाके, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में जाके अप्रूव होता है। और बाकी जो सब्सटेंस है और जो टाइमिंग है, कब बिल आना है, क्या क्या बिल के अंदर होगा, वो कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ड्राफ्ट कौन बनाता है, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, जिस पे वहाँ का एक रिस्पेक्टिव मिनिस्टर होता है। सो कोई भी मेजर बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, भी मेजर बिल जो इंट्रोड्यूस जो पार्लियामेंट में होता है वो कैबिनेट की अप्रूवल के बिना नहीं होता है। सो मेंबर्स मिनिस्टर से अलावा जो होते हैं वो भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो हाई चांस नहीं है उनके कि वो पास हो। तो जो मिनिस्टर्स, जो मेंबर होते हैं, मेंबर जो होते हैं, मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स, अदर देन मिनिस्टर, उनको हम कहते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। क्या है, प्राइवेट मेंबर्स हैं, और वही प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बनाती है, और केवल लॉ मेकिंग बॉडी के तो है ही है, उसके साथ साथ वो लेजिस्लेशन को अप्रूव भी करती है अक्सर। और जो ड्राफ्टिंग होती है बिल की वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होती है, जिसके और मिनिस्टर के सुपरविज़न के द्वारा, ठीक है। और जो सब्सटेंस है, टाइमिंग है, बिल कब आएगा, वो कैबिनेट बताती है, डिसाइड करती है। तो कोई भी मेजर बिल जो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में बिना कैबिनेट की अप्रूवल के नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि मिनिस्टर्स के अलावा जो मेंबर्स हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, उनका कोई चांस नहीं होता, ज़्यादा चांस नहीं होता कि वो पास हो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन भैया कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना और उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। मोस्ट वाइटल फंक्शन पार्लियामेंट का ये है कि एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी से ओवर स्टेप ना करे, उतरे ना, और वो रिस्पॉन्सिबल रहे पीपल, लोगों के लिए जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, जिन्होंने उनको जिताया है, चुनाव जिताया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है भाई फाइनेंशियल फंक्शन। देखिए, गवर्नमेंट ये भी हिसाब रखती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर्स में बहुत सारी मनी, लॉट ऑफ मनी जो है गवर्नमेंट स्पेंड करती है। और ये मनी आती कहाँ से है, देखिए हर एक गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज टैक्सेशन के द्वारा रेज करती है। जो पैसा उगाती है रिसोर्सेज के लिए, वो कहाँ से, टैक्सेशन से उगाती है। सो हाउएवर इन ए डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर है वो टैक्सेशन को कंट्रोल करता है, और उस तरीके से करता है कि मनी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ हो। सो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है कोई भी नया टैक्स, तो उसको सबसे पहले अप्रूवल चाहिए होगा लोकसभा से, ठीक है। और फाइनेंशियल पावर जो भी पार्लियामेंट की है उसमें ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। सो द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज के लिए पैसा है वो चाहिए गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स। सो गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज़ स्पेंड एंड रिसर्च। तो जो भी उसने खर्चा किया है उसका अकाउंट बनाती है, लेखा जोखा
बनाती है, कहाँ से उसने पैसे उगाए, कहाँ खर्च किए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनेंशियल फंक्शन गवर्नमेंट का होता है। और उसी के लिए एक पूरे साल में, वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चा होगा, कैसे करूँ खर्चा होगा, मिस स्पेंड हुआ या ओवर स्पेंड हुआ, तो वो बजट के थ्रू, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उसको बताया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है भाई रिप्रेजेंटेशन का। आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग लोगों को व्यूज़, उनकी आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डिबेटिंग फोरम। डिबेटिंग फंक्शन ये है कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम है डिबेट का, ठीक है, हाईएस्ट फोरम है डिबेट का कंट्री में, कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ डिबेट की, डिस्कशन की। मेंबर जो है वो फ्री हैं कि कितना भी बोले, क्या किसी भी मैटर पे बोले, बिना किसी डर के बोले। और ये पॉसिबल बनाता है पार्लियामेंट को कि वो कोई एनालाइज करें एनी और हर एक इशू को कि जो नेशन फेस करता है। और ये जो डिस्कशन है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो यहीं से दिखता है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे, ये फंक्शन दिखाता है डिबेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है डिस्कस करने की, इनेक्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यदि चेंज करने हैं, उनको डिस्कस करना है, उनको इनेक्ट करना है, तो पार्लियामेंट की उसके पास पावर है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर दोनों हाउसेस की लगभग सिमिलर है। सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो अप्रूव होते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस से। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं दोनों हाउसेस से अप्रूव होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है भाई इलेक्टोरल फंक्शन। पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करती है नहीं करती है? जी हाँ करती है। नेक्स्ट है भाई जुडिशियल फंक्शन। सो जुडिशियल फंक्शन जो पार्लियामेंट का है, जिसमें प्रपोजल प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, जजेस जो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी एक जुडिशियल फंक्शन जो पार्लियामेंट का देखने को मिलता है। अब आती हैं भाई राज्यसभा की पावर्स। अगर मैं राज्यसभा की बताऊं, देखो हमने डिस्कस किया ऊपर कि जो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा जनरल। हाउएवर एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर में देयर इज सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है पावर ऑफ द टू हाउसेस में, ठीक है। इस चार्ट के द्वारा दिखाए गए हैं कि लोकसभा की पावर क्या है और राज्यसभा की पावर क्या है। लोकसभा की पावर में नंबर 1 है कि मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। सो लोकसभा क्या कर सकती है? यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर हैं उन पे कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर हैं वहाँ कानून बन सकते हैं, और उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको इनेक्ट करना, ये भी काम कर सकती है। साथ ही साथ मनी बिल और नॉन मनी बिल, ये भी, इन पर भी लॉज बनाया जा सकता है। जबकि राज्यसभा जो है वो कंसिडर करती है, अप्रूव करती है नॉन मनी बिल को, और सजेस्ट करती है अमेंडमेंट मनी बिल्स के लिए। तो यहाँ नॉन मनी बिल्स को कंसिडर करती है, अप्रूव करती है, लेकिन अमेंडमेंट मनी बिल्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, वर्ड कह रहा सजेस्ट, ये सजेस्ट ही कर सकती है, माने ना माने वो लोकसभा की पावर है। दूसरा है अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रूव करना, किसको अप्रूव करना? टैक्सेशन के प्रपोजल आए, बजट का प्रपोजल आया, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, तो उनको अप्रूव किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा। जबकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव होते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशन, मोशंस और थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, मोशंस होते हैं ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि लोकसभा का एक काम। वहीं एक्सरसाइज यहाँ राज्यसभा के काम में एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन। या मोशन का इंट्रोड्यूस होता है, रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है क्वेश्चन पूछने में। यहाँ ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और ये पार्टिसिपेट होते हैं इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड इट कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अकेले वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए
जो प्रपोजल है ये इनिशिएट कर सकती है राज्यसभा। वहीं इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अप्रूव करना हो या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो या रिमूव करना हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ये यहाँ पे काम होता है। वहीं जो इस्टेब्लिश करना कमेटी, कमीशन, कंसिडर करना उनकी रिपोर्ट को, और राज्यसभा में कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट टू पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कोई है तो यूनियन को पावर दे, राज्यसभा कहती है कि आप बना सकते हैं। तो ये थी पावर लोकसभा की और पावर राज्यसभा की, एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स भी राज्यसभा की होती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि जो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, और इसका जो पर्पस होता है वो स्टेट की पावर को प्रोटेक्ट करना। सो देयरफॉर एनी मैटर, कोई भी मैटर जो अफेक्ट करता है स्टेट को, उसको रेफर करना चाहिए कंसेंट एंड अप्रूवल के लिए, कहाँ, राज्यसभा। ठीक है जी। सो दस इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, यदि यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि ये जो कोई मैटर है उसको स्टेट लिस्ट से हम रिमूव करना चाहते हैं, जिसमें केवल स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है, तो स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकता है, और यूनियन कहे कि हम एक ऐसा मैटर है इसमें से जो हम रिमूव करना चाहते हैं, है ना, और कहाँ रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ इससे रिमूव करना चाहते हैं, या तो यूनियन में डालेंगे वो मैटर या कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे वो मैटर। ठीक है, क्योंकि नेशन के इंटरेस्ट में ये बात हो रही है। सो जो अप्रूवल है राज्यसभा का वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर किसी भी स्टेट लिस्ट से यदि यूनियन में कोई सब्जेक्ट डाल रहे हो या कंकरेंट में कोई सब्जेक्ट डाल रहे हो तो राज्यसभा की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, और ये प्रोविज़न जो है वो मजबूती बढ़ाता है राज्यसभा की। हावेवर जो एक्सपीरियंस है ये बताता है कि जो मेंबर है राज्यसभा के वो अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने से ज़्यादा वो तो अपनी पार्टियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखा गया है। और पावर जो एक्सरसाइज होती है वो केवल लोकसभा के द्वारा होती है, एंड देन देयर आर पावर दैट ओनली लोकसभा एक्सरसाइज। कुछ पावर ऐसी है जो लोकसभा ही एक्सरसाइज करती है, राज्यसभा उसको इनिशिएट नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल को। राज्यसभा ना तो इनिशिएट कर सकती है ना तो ला सकती, पेश कर सकती राज्यसभा में मनी बिल को, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती ना ही अमेंड कर सकती। अमेंडमेंट के लिए सजेशन दे सकती है लेकिन अमेंड नहीं कर सकती। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के नहीं। तो जो आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले मैंने पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो इसलिए राज्यसभा क्रिटिसाइज करती है द गवर्नमेंट को बट कैन नॉट रिमूव इट। राज्यसभा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है लेकिन रिमूव नहीं कर सकती। आप समझ रहे? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में जाता है किसके अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है लेकिन इनको रिमूव नहीं कर सकती। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि राज्यसभा में इलेक्ट होती है एमएलए के द्वारा, नॉट डायरेक्टेड बाय द पीपल। तो राज्यसभा में जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वही तो मेंबर को करते हैं, वहाँ पे लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते राज्यसभा के एमपी। सो देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें स्टॉप करता है शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर टू द राज्यसभा। और एक डेमोक्रेटिक फोरम में जो अडोप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पीपल जो है वही फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है, लोग ही तो फाइनल अथॉरिटी हैं, और इस लॉजिक से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पावर है गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए। सो इन सभी स्फेयर्स में इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, इन सभी स्फेयर में नॉन मनी बिल को पास करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना और प्रेसिडेंट को इम्पीच करना और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर को इक्वल। इन दोनों में, इन सब मेथड में जो मैंने अभी बताए, इनमें राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल है। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर थी कुछ राज्यसभा की जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है भाई, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज? कैसे पार्लियामेंट कानून बनाता है, लॉज बनाता है? सो मैंने फिर बताया कि जो बेसिक फंक्शन है किसी भी लेजिस्लेचर का वो कानून बनाना है, और कानून बनाना है किसके लिए?
फॉर इट्स पीपल, उनके लोगों के लिए कानून बना है। तो एक डेफिनाइट प्रोसीजर फॉलोड होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है। सम ऑफ द अदर प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर भी मेथड हैं, लेकिन वाइल सम हैव इवोल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशन, कुछ तो मेथड मेंशन है डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ जो हैं वो कन्वेंशन के द्वारा बाद में ऐड किए गए हैं। So follow a bill through the legislative process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious. तो टेक्निकल है, टीडियस है लॉ मेकिंग प्रोसेस का। तो इस चार्ट पर ज़रा नज़र डालें आप सभी, प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इस चार्ट पर नज़र डालें। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए बिल, जब कोई भी बिल ड्राफ्ट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, और टाइमिंग और उसका जो मटेरियल होता है वो कौन बताता है, पॉलिसी कैबिनेट बताता है, और ड्राफ्ट कौन करता है बिल, आपका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। किसी भी हाउस में इसका इंट्रोडक्शन होता है, एक जनरल बिल की बात हम कर रहे हैं, किसी भी हाउस में इसका जो है इंट्रोडक्शन होता है। अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन हम नॉन मनी बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी हाउस में हम उसका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। फिर उससे क्या होगा, बिल को दो चीज़ होंगी, या तो बिल को हाउस में डिस्कस कर लिया जाएगा, उस पर डिबेट होंगी, या फिर कहा जाएगा कि बिल को जो है कमेटी में भेजना चाहिए। तो बहुत सारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, उस कमेटी में भेजना चाहिए, ठीक है। कमेटी में भेज दिया, और कमेटी कहाँ से इनपुट लेगी, लोगों के इनपुट से लेगी, और कमेटी फिर क्या देगी, अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ने रिपोर्ट दी, अब कमेटी ने जैसे रिपोर्ट दी, अब कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हाउस या तो उसको पास करेगा, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसका डिटेल डिस्कशन बिल का हाउस में होगा, ठीक है। यदि बिल एक्सेप्ट हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। डिटेल डिस्कशन हुआ, उसके बाद बिल एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, ठीक है, उसको फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। किसी भी एक हाउस से जब इनिशिएट हुआ तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है, दूसरा हाउस की भी उस पर डिबेट चलती है, उनको अप्रूव किया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती हैं। और जब अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, इन दोनों हाउस में कोई सहमति नहीं बनी कि नहीं पास होना, तो वहाँ जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का यदि ज़रूरत है तो वो होता है। और यदि दूसरे हाउस ने भी अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर देते हैं, या सेंड बैक करते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। तो जनरली प्रेसिडेंट अप्रूव ही करते हैं, असेंट देते हैं। जब दोनों हाउसेस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट भी असेंट दे देंगे, या वो कहेंगे कि रिकन्सिडरेशन करो। फिर जब रिकन्सिडरेशन करेंगे तो दोबारा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, या तो उस बिल को या उसमें चेंज करके भेज सकते हैं वापस। प्रेसिडेंट को इस बार उनको मानना ही पड़ेगा, असेंट देनी ही पड़ेगी, बाउंड है वो। और उसके बाद क्या होता है, बिल जो है लॉ बन जाता है। बिल क्या होता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी महिला बिल पास हुआ, जो महिलाओं का लिए आरक्षण का जो बिल पास हुआ, तो बिल बना, बिल को ड्राफ्ट किया गया, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा में इंट्रोडक्शन के बाद बिल को पास कर दिया गया, कमेटी में नहीं भेजा गया। पास होने के बाद उसका दूसरे हाउस में जो है वहाँ से पास हुआ, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट में भेजा गया, और प्रेसिडेंट ने उसको डायरेक्ट असेंट दे दी, और बिल जो है क्या बन गया, लॉ बन गया। और लॉ बन गया यानी एक्ट बन गया। सो कोई भी बिल ड्राफ्ट है प्रपोज्ड लॉ का, अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है। और देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, अलग अलग टाइप के बिल हो सकते हैं। जब कोई भी नॉन मिनिस्टर एक किसी बिल को प्रपोज करता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, और बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड है गवर्नमेंट बिल, ठीक है। सो यदि कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है बिल को, है ना, जैसे कि ये नारी वाला बिल जो अभी रिजर्वेशन का हुआ, तो वहाँ लॉ मिनिस्टर राम मेघवाल ने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या था, गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। वहीं अगर सपोज करो कोई भी मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, सपोज कीजिए रवि किशन है, तो वो कहलाएगा भाई प्राइवेट मेंबर बिल है, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है ना, तो उसको कहेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ बिल में देख लीजिए, गवर्नमेंट बिल मैंने आपको बताया, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल में ऑर्डिनरी बिल जितने भी होते हैं वो नॉन मनी बिल होते हैं, और मनी बिल के लिए स्पेशल प्रेसिडेंट के लिए को बताना पड़ता है, और स्पीकर की जो है वो फाइनल मोहर लगती है कि ये मनी बिल है। नेक्स्ट नॉन मनी बिल में ऑर्डिनरी बिल जितने भी हैं वो हैं, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इसमें नॉन मनी बिल में आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। और इवन बिफोर ए बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट देयर मे बी ए लॉट ऑफ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ए बिल,
कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले भी बहुत सारी डिबेट होती है कि भाई आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिल को। तो एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को कि भाई इनिशिएट जो आप बिल कर रहे हो क्या वो इलेक्शन प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है चांसेस ऑफ विनिंग फोर्थ कमिंग इलेक्शन। ठीक है, तो ये भी होता है। इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन फोरम, ये भी गवर्नमेंट को परसुएड करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। लॉ मेकिंग भी केवल एक लीगल प्रोसीजर नहीं करती बट ऑल्सो एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है। और जो प्रिपरेशन है बिल की इटसेल्फ इन्वॉल्व मैनी कंसिडरेशन। जो प्रिपरेशन होती है बिल की वो भी बहुत सारे उसमें कंसिडरेशन किए जाते हैं, देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे कि रिसोर्स कितने लगेंगे लॉ बनाने में, सपोर्ट चाहिए अपोजिशन का, और बिल लाइकली टू प्रोड्यूस किए जाए, इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लॉ अगर आया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट पर रूलिंग पार्टी के, एटसेट्रा, ये सब देखा जाता है। और कोalition के इरा में पॉलिटिक्स स्पेशली एक बिल जो प्रपोज होता है गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए सभी पार्टनर के द्वारा कोalition के। ठीक है जी। और ऐसा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन हार्डली इग्नोर किया जाता है और जो कैबिनेट है वो कंसिडर करती है इन सभी बातों का किसी भी बिल को लाने से पहले, किसी भी लॉ को बनाने से पहले। और यदि एक बार कैबिनेट अप्रूव कर दे पॉलिसी लेजिस्लेशन के पीछे जो टास्क है ड्राफ्ट करने का लेजिस्लेशन वो चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे कैबिनेट ने अप्रूव किया कि पॉलिसी क्या है, लेजिस्लेशन जो लॉ ला रहे हैं हम इसके बीच में पीछे पॉलिसी क्या है, तो ड्राफ्टिंग का टास्क जो है वहाँ से चालू हो जाता है। और किसी भी बिल का ड्राफ्ट जो प्रिपेयर होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री बनाती है। सपोज नारी शक्ति आया तो किस मिनिस्ट्री से आएगा वो आपको पता है, कमेंट कीजिएगा। तो उस मिनिस्ट्री से जब आएगा तो वहाँ के मिनिस्टर उस पर जो है मौजूद रहेंगे, उनका सुपरविजन रहेगा। सो फॉर इंस्टेंस एक बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 कि कौन बनाएगा, लॉ मिनिस्ट्री बनाएगी। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन इट। सो हम बिल रेज कर रहे हैं कि मैरिजेबल एज जो गर्ल्स की हो वो 18 से 21 करनी चाहिए। वो जब अगर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और उस लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी आएगी। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में मेंबर ऑफ हाउस के द्वारा, बट अक्सर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल को। सो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है केवल लोकसभा में और यदि एक बार पास हो जाए तो ये राज्यसभा में भेजा जाता है। सो लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन बिल्स पे चलता है कमेटीज़ के द्वारा और जो रिकमेंडेशन होती है कमेटी की उनको भेजा जाता है हाउस में, है ना। दैट इज़ वाई कमेटी जो है रेफर टू ए मिनिएचर लेजिस्लेशन, इसलिए उनको मिनिएचर लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। बहुत सारी कमेटी हैं, ठीक है, और कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन भेजती हैं फिर जो है हाउस को। दैट इज़ वाई जो कमेटी हैं उनको हम मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहते हैं। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे जो लेजिस्लेचर है मिनिएचर उसको कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है लॉ मेकिंग प्रोसेस की। थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है, बिल पे वोट होती है। ठीक है, अगर नॉन मनी बिल है तो एक हाउस के द्वारा पास होता है और दूसरे हाउस में भेजा जाता है जहां उसको एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करना पड़ता है। सो आप जानते हैं कि यदि बिल दोनों हाउस से पास हो जाए, इनैक्टमेंट हो जाए और यदि डिसएग्रीमेंट हो जाए दोनों हाउस के बीच में प्रपोज बिल को लेकर, तो अटेम्प्ट इज मेड टू रिजोल्व इट थ्रू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यदि दोनों में झगड़ा हो जाए दोनों हाउसेस में बिल को लेकर तो एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का होता है जिसमें ये डेडलॉक जो है मिटाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ इंस्टांसेस हैं जब जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया रिजोल्व करने के लिए डेडलॉक को, और डिसीजन ऑलवेज लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। सो यदि वो मनी बिल है तो राज्यसभा कैन या तो अप्रूव कर सकती है बिल को या चेंज कर सकती है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। और यदि वो कोई एक्शन भी नहीं लेती, ना अमेंडमेंट करती ना कुछ ना करती, उस पर डिस्कस करके उसको रख लिया, तो कोई भी एक्शन यदि 14 दिन के अंदर नहीं लिया जाता बिल पे, मनी बिल की बात हो रही है, तो वो पास हो जाता है। सो अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। तो वो, और दूसरी बात यह है कि यदि अमेंडमेंट राज्यसभा ने सजेस्ट किए लोकसभा को बिल के प्रति, तो लोकसभा की जिम्मेदारी है या तो उनको एक्सेप्ट कर ले या नहीं करे। तो ये तो डिस्क्रिशन है लोकसभा की, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। और जब दोनों हाउसेस से बिल पास होता है इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट के लिए, और जो असेंट है प्रेसिडेंट की उसके द्वारा
बिल जो है लॉ में बदल जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, बिल कैसे लॉ में बनता है। और आर्टिकल 109 कहता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बोलता है। ठीक है जी। तो मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे इस पार्ट में, आगे की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को ना भूलें चैनल को। और धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।